नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 5वें चरण के मतदान का अब ये आखिरी घंटा बचा हुआ है और 3 बजे तक करीब 47% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। आज हम पहले बात करते हैं 5वें चरण में कैसा रहा वोटिंग का ट्रेंड, और फिर अब बात करेंगे यूक्रेन वॉर की भी कि यूपी चुनाव में यूक्रेन का युद्ध कैसे मुद्दा बन गया है। 5वें चरण में आज चुनाव के दौरान कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, तो दूसरी तरफ राजा भैया जैसे बाहुबली भी चुनावी मैदान में है। 5वें फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरी में मतदान हो रहा है। तो क्या 5वें चरण में धर्म के कार्ड पर भी मतदान हुआ है? इस बीच कुंडा में राजा भैया के खिलाफ मैदान में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमले की खबर आई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राजा भैया के गुंडों ने गुलशन यादव पर हमला किया। तो 5वें चरण में वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, ये जानने के लिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं और साथ ही आज बातचीत में शामिल होने के लिए गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। बीजेपी से राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से पिंटू यादव हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं और ब्रिगेडियर संदीप थापर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। और इस वक्त हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। रंजीता मौजूद है अमेठी में, आदर्श प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और हर्षा चंदवानी सिराथू से जुड़ रही हैं। इसके अलावा गोंडा से वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन सबके पास हम एक एक करके चलेंगे, लेकिन 5वें चरण के बीच यूक्रेन वॉर भी यूपी चुनाव में एक मुद्दा बनकर आ गया है, तो इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन पहले हम ग्राउंड से ये अपडेट्स ले लेते हैं कि अभी तक का वोटिंग जो पैटर्न है वो क्या कहता है। सबसे पहले रंजीता आपका रुख कर लेते हैं। अमेठी में आप मौजूद हैं और राजा साहब तो कह रहे हैं कि अमेठी कभी किसी एक का गढ़ नहीं रहा और आज अमेठी अपनी परंपराओं को निभाता हुआ भी दिखा, लेकिन अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है? मीनाक्षी, देखिए 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 46.42 माना जाए कि अगले 2 घंटे में इसे हम 50 से ऊपर का आंकड़ा इस ट्रेंड को कहा जा सकता है। लेकिन मीनाक्षी, एक चीज़ दिखा कि अमेठी जो विधानसभा है उसमें ज़्यादातर जो बूथ है वो ग्रामीण क्षेत्र है। सुबह के वक्त वहाँ अच्छी भीड़ दिखी थी, लंबी लंबी कतारें हमने देखी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की हम कह सकते हैं कि लोग घरों से बाहर उतना नहीं निकल रहे थे। वोटिंग प्रतिशत जो है वो भले ही बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां एक भी मतदाता नहीं दिख रहा है। तो आखिर कारण क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले हैं या किस तरह का आंकड़ा होगा वो जब 6 बजे जब वोटिंग खत्म होगी और जो प्रतिशत निकल कर आएगा उससे अनुमान लगाया जाएगा। मीनाक्षी, जिस तरह से आपने बताया कि राजा जो है उनकी क्या दावे हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। सूत्र बता रहे हैं कि वो इस समय चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसमें ये निकलकर सामने आया कि गरिमा सिंह जो मौजूदा विधायक थी बीजेपी की तरफ से और वो डॉक्टर संजय सिंह की पहली पत्नी है, उनका और जो सामने गायत्री प्रजापति की पत्नी को इस बार सपा ने टिकट दिया है। अगर वो दोनों आमने सामने होते तो बीजेपी हार सकती थी, इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला और राजा को सामने रखा विधानसभा चुनाव के लिए। 33 साल के बाद पहली बार जो है संजय सिंह चुनावी मैदान में होंगे, अमेठी की राजनीति कर रहे हैं और एक तरह से कहें तो पूरी तरह से उनकी जो स्थिति वो इस तरह है कि अगर नहीं जीते तो राजनीतिक तौर पर उनकी ये अंतिम पारी ही कही जा रही है। यही कारण है कि अपनी तरफ से पूरी तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, बीजेपी भी लगी हुई है, लेकिन सपा जो है वो लगातार टक्कर दे रही है। आपको एक सेकंड रोक रही हूं मैं यहाँ पर। काशी का रुख हम इस वक्त करना चाहेंगे क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और वहां से वो संबोधित कर रहे हैं। हर महादेव, नमः पार्वती पते। आप सब काशीवासी लोगों के प्रणाम हो। ई बनारस पर हमें नाज हो। बनारसी लोगन के मेहनत और लगन पर भरोसा हो।
जैसे आप 14 में पराक्रम देखौला, 17 और 19 में साथ देला, वैसे ही E22 भी फतह करवा। काशी अयोध्या से शुरू भयल विकास की यात्रा तभी आगे बढ़त आई जब यूपी में फिर से भाजपा का प्रचंड बहुमत का सरकार वापस आई। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे संगठन के सभी प्रमुखों का धन्यवाद करता हूं। दो बातें जो मेरे दिल को छू गई। एक, इस सम्मेलन का हेतु आपने बूथ विजय सम्मेलन रखा है। बूथ विजय मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरा, मुझे मेरे प्राण प्रिय कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका दिया। आप सबके पास आकर के, आपके दर्शन पाकर के मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव करता हूं। साथियों, जिस पार्टी के पास आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ताकत हो, उसकी जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ विजय सम्मेलन में आपका ये जोश और आत्मविश्वास दिखता है कि हम हर बूथ भी जीतेंगे। इस पर पूरे क्षेत्र में फुल स्कोर भी करेंगे। और मैं जानता हूं भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक आराम नहीं करता। पार्टी जो भूमिका देती है आप उसमें जी जान लगा देते हैं। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का, महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था, तब संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के
कारण ही संभव हुआ है। मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं। साथियों, हमारा संगठन एक जीवंत इकाई है। हम कार्यकर्ताओं को परिवार मानने वाले लोग हैं। अपनी पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने वाले ये गैर परिवारवादी लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा संगठन शक्ति और कार्यकर्ता के बल से चलने वाला दल है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए धन बल और बाहुबल यही उनकी ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इदम न मम इसके भाव से काम करते हैं। हम सभी के लिए हमेशा से व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, यही हमारा जीवन रहा है। हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन साथ ही लोगों का दिल भी जीतते हैं। पहले जिन गैर परिवारवादियों ने सरकार चलाई, उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसका कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता की पहचान उसकी सेवा है। कोरोना काल इसका ताजा उदाहरण है। इस दौर में पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और मैं जानता हूं कि किस तरह भाजपा हर कार्यकर्ता जनसामान्य की सेवा के लिए लगा रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया, घर घर दवाइयां पहुंचाई, मास्क बांटे, जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया, बुजुर्गों को इलाज की सुविधा जुटाने में मदद की। बनारस में कितने विदेशी नागरिक भी फंस गए थे, लेकिन काशी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्रभक्ति का यही भाव लेकर आपको हमेशा लोगों के बीच जाने का जो हमें सूत्र मिला है, जिसको काशीवासियों ने सिद्ध किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये 1-2 दिन की रिहर्सल नहीं, 1-2 साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनावरत चलते रहना चाहिए। साथियों, अभी शिवरात्रि आने वाली है। पूरे देश से लोग काशी आएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। काशी में आए बाबा के भक्त बाबा के ही रूप होते हैं। हमें इसी भाव से शिवरात्रि के अवसर पर हर श्रद्धालु की सेवा करनी है। करेंगे ना? हर श्रद्धालु की सेवा करेंगे ना? साथियों, काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहां के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। इनका पाप इतना ही नहीं था, इन गैर परिवारवादियों ने यही धारणा बना रखी थी कि बनारस बदहाल रहा है, बनारस ऐसे ही बदहाल रहेगा। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस बदल रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम, काशी और देश की गरिमा के अनुरूप हमारी पहचान की भव्य झांकी बनकर खड़ा है।
कितने समय बाद बाबा का धाम और मां गंगा फिर से एक बार जुड़े हैं। आज मां गंगा स्वच्छ हो रही है और गंगा के घाट भी स्वच्छ हुए हैं, उनमें नए पत्थर लगे हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से शहर अब जल्दी पहुंच जाते हैं। लोग जब बहुत गौरव के साथ बनारस में हो रहे सुंदरीकरण के कार्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब बनारस के पास नया हाईवे भी है, रिंग रोड भी है और रुद्राक्ष जैसे आधुनिक केंद्र भी है। भाइयों बहनों, जब ये गौर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे। लेकिन बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। आज यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करते रहें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से पता चलता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज थी। आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई, करीब करीब डबल। ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, 40,000 से कम घर बनाए थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में करीब करीब 10 लाख घर बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुकाबला है क्या इन दोनों के बीच में? और साथियों, जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने गरीबों का मकान बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। बनारस में इनकी सरकार के 5 सालों में 1,500 से भी कम घर बनवाए थे, 1,500 से कम। जब आपके एक वोट ने परिवारवादियों को इनके आलीशान महलों में भेज दिया, जब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप काशी से सुन रहे थे। पिछली सरकारों ने काशी को विकास से वंचित किया, लेकिन योगी सरकार में काशी बदल रहा है। बूथ कार्यकर्ताओं के बीच आ जाने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। यूं तो मैं दिल्ली के काम में व्यस्त रहता हूं, लेकिन ये कार्यकर्ता ही हैं जो जनता की समस्या मुझ तक पहुंचाने में एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री काशी में जो बूथ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें संबोधित कर रहे थे। तो आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से अजय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, समाजवादी पार्टी से पिंटू यादव जुड़े हुए हैं और राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शुरुआत में यहाँ पर पिंटू यादव जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री को हम सुन रहे हैं, वो अपने बूथ कार्यकर्ताओं के बीच जोश बढ़ रहे हैं, उत्साह उनके भीतर भर रहे हैं और संगठन ये अपने आप में बीजेपी की एक शक्ति है। पूर्वांचल में मोदी योगी मैजिक क्या असर दिखाएगा? विश्लेषक भी ये बात कहते हैं कि 10% का मार्जिन तो खुद प्रधानमंत्री बदल देते हैं। अब ऐसे में आज के चुनाव से, आज के मतदान से कितनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी को हैं? तो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से उम्मीदें हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही। भाजपा का अमेठी जनपद सहित आसपास के जनपदों में खाता तक नहीं खुल पा रहा है। इसलिए जो मोदी जी कह रहे हैं कि जोश बढ़ रहे हैं, वो जोश कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। इनके जो बूथ एजेंट है, तो जिसे कहा गया है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाजपा के बूथों पर भूत नाचते हुए नजर आएंगे, वो धरातल पे आज अमेठी और आसपास के जनपदों में दिखा है। इसलिए वो ये जो जोश है वो जोश भरने का काम करते रहे। ऐसे जोश की आवश्यकता भाजपा को है, क्योंकि धरातल पे कहीं भी भाजपा दिख नहीं रही है, धरातल से पूरी तरह से दूर है, क्योंकि अब पूरी तरह से जनता जान चुकी है विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं और आने वाला समय विकास का और रोजगार देने वालों का है, जुमलेबाजों का नहीं।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने काशी को, उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित किया। लेकिन राजीव जी, बीजेपी का एनालिसिस क्या है? आज के दिन की वोटिंग से कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, आज के दिन से नहीं, हमारी जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया पुलिस जनता की सेवा के लिए भी होती है। पुलिस केवल साइड पे खड़े होकर के क्रिमिनल को बचाने के लिए नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा है कि हम उत्तर प्रदेश को बदलने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये महसूस कर लिया गया और अभी अब औपचारिकताएं रह गई है। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और इन्होंने बहुत कोशिश भी करी, हर तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों को बरगलाने की कोशिश करी। गुंडों मवालियों को कहा गया कि आप जेल में बैठिए, हम जल्दी चुनाव जीत कर आएंगे और आपको बाहर छुड़वाएंगे। जो गुंडे मवालियों को जेल के अंदर से चुनाव लड़वाए जा रहे हैं, धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं, ये आरोप तो उल्टा आप पर लग रहा है। हाँ, आप अगर आज कह देते हैं कि मैं सेकुलर पार्टी हूँ तो वो सीधा सीधा वो सेकुलर पार्टी का एक ही मतलब होता है, वो किसी धर्म विशेष से जुड़ जाते हैं। और एक धर्म विशेष के जो माफिया होते हैं, एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को गाली देते हैं, वो इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इनकी चॉइस होते हैं। और ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा नहीं है? क्या उनके सामने लिस्ट नहीं है? किस उम्मीदवार को किस किस वजह से उतारा गया? जिसने जितनी बड़ी गाली दी। मैं एक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ सर, उसके बाद यूक्रेन वॉर का मुद्दा कैसे आज चुनाव प्रचार में आ गया, जिक्र इसका भी होगा। अजय जी, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? आज के दिन की वोटिंग का एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, जो 12 जिलों में 61 सीटों पर ये चुनाव है और 231 पे पहले हो चुका है। इसमें प्रदेश की जनता ने महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, और जो प्रदेश की वोटर हैं वो 50%, करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो साइलेंट वोट दिया है, उससे उत्तर प्रदेश की परिवर्तन की लहर है और ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हो रही है। लोगों से जब सरकार से और देश से पूछते हैं, प्रधानमंत्री साहब आप यूपी चुनाव को छोड़ के यूक्रेन वाली समस्या, रशिया वाली समस्या या देश के अन्य महंगाई, बेरोजगारी, 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की भी देख लीजिए, लेकिन उनका ध्यान इसलिए, फोकस इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं और उनको बदलाव करने के लिए उनको बेचैनी है। इसलिए प्रदेश में 12 चीफ मिनिस्टर, 50 केंद्रीय मंत्री, 200 एमपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अलग, ये सब लगे हुए हैं जैसे मोहल्ले के चुनाव। लेकिन चलो, इनका अपना नीति है। देश से ज्यादा इनको चुनाव ज्यादा जरूरी है। हम लोग देश की बात पहले करते हैं, चुनावों की बात बाद में करते हैं। अब यूक्रेन में हमारे 20,000 मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, इसलिए आगे सब मेहनत। अब बताइए आपके पास है? ठीक है, अब आपने यूक्रेन का जिक्र कर दिया, एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं उनको लेकर जो चिंता जाहिर की है, जरा वो बयान भी निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर यूपी चुनाव में भी यूक्रेन वॉर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। अपने दर्शकों को एक बार वो सुनवाते हैं। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले
आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री की ये स्पीच आपने सुनी और आपको बता दें कि अब से 3 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आवर कंट्री नीड्स एक्शन, पीएम ओनली प्रोवाइड्स डिस्ट्रैक्शन। यानी हमारे देश को कार्रवाई की जरूरत है लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। 3 घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और अजय जी, सवाल इसीलिए बनता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि ऑपरेशन गंगा अभी हमारी प्राथमिकता है, तो फिर राहुल गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है कि यह ध्यान भटकाने वाली बात है? क्यों जरूरत पड़ गई? विकास और रोजगार और 2 करोड़ नौकरी और 5 ट्रिलियन और देश की तरक्की और विश्व शक्ति, इसकी जरूरत, इस पे तो आजकल वोट मांगने नहीं है। 15 तारीख को आप एक अस्थायी एडवाइजरी जारी करते हैं कि जो आना चाहे वो आ जाए, जबकि युद्ध की आहट तो बहुत समय से चल रही। 18 तारीख को एक दूसरी एडवाइजरी जारी करते हैं, कह रहे हैं अभी प्रधानमंत्री साहब संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कि हजारों लोगों को हम ला रहे हैं। अभी तो 219 कल लाए और 201 आए, हजारों कहां से आ गए? 20,000 से ज्यादा वहां फंसे हुए हैं। बताइए, जब प्रधानमंत्री देश के झूठ बोले तो इस देश में क्या मैसेज जाएगा? लोग किसको आदर्श बनाएंगे? पद की गरिमा केवल चुनाव जीतने के लिए। मित्रों, भाइयों बहनों, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, आखिर ये सोचिए। नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अजय जी, आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर आज वो उत्तर प्रदेश में मौजूद थे और उन्होंने ये बात जब कही है, यूपी के भी जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं उनके माता पिता चिंतित होंगे ना? अगर उनके बीच में प्रधानमंत्री से एक सीधा संदेश जाता है लोगों के बीच में, तो क्या दिक्कत है? इस पर क्या आपत्ति है राहुल गांधी को? आदरणीय एंकर महोदया, ये तो प्रधानमंत्री तो वो है ना, हम तो नहीं है ना। उनका दायित्व है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी मॉरल ड्यूटी है। कोई एहसान नहीं है, कोई चुनावी विंडेक्टा नहीं है। उन्हें करना चाहिए था पहले से, नंबर 1। नंबर 2, रक्षा सौदों में दलाली किसने खाई? बोफोर्स के जो 36 जहाज हमने जितनी कीमत में खरीदे, उससे कुछ कम कीमत में 42 जहाज एक दूसरी कंट्री ने खरीदे हैं। ये भी फ्रांस से ही आई है रिपोर्ट। तो ये तो देश जानता है कि जब जांच होंगी रक्षा सौदों में दलाली कौन खा रहा है। ये चुनाव के लिए छोटी बातें देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर करें। देश क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को कि आज जब इस बात का जिक्र हुआ है तो इसमें भी चुनावी फायदा तलाशने की कोशिश है? क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ऐसा? देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उन छात्रों को बाहर निकाला जाए, उन छात्रों को वापस भारत को लेके आया जाए, जिसका जो दायित्व वो अपना काम कर रहा है। राहुल गांधी जी का दायित्व है कि वो टॉयलेट में बैठकर ट्वीट करें, और ये टॉयलेट में बैठकर ट्वीट कोई आज से नहीं कर रहे। ये टॉयलेट पे बैठकर ट्वीट तब से कर रहे जब से कोविड की महामारी शुरू हुई। ठीक है राजीव जी, प्लीज इस तरह की बातें नहीं। ठीक है, हम तर्कों के साथ पूरी बात कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये देखिए, फिर आप ऐसा कुछ बोलेंगे पलट कर वो भी कुछ वैसी बात कहेंगे। नेशनल टेलीविजन पर मैं चाहूंगी कि हम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली सब एक दूसरे से बात करें, प्लीज राजीव जी। नहीं, टॉयलेट में ट्वीट की बात जो मैंने करी है आपसे, वो इसलिए करी है कि इतने बेतुके ट्वीट अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो शब्दावली सुधार करिए। मैं निंदा करता हूँ आपके। राजीव जी प्लीज इस तरह की बात नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ राजीव जी, प्लीज रिस्पेक्टफुली बात करेंगे हम। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूक्रेन। मैं वही आपको कह रही हूँ ना सर, हम तर्कों के साथ बात कर सकते हैं, हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। आपके पास कई तर्क होंगे जिससे आप उनको जवाब दे सकते हैं, बट ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्लीज, मेरी डिबेट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। अजय जी प्लीज, मैं उनको रोक रही हूँ ना, मेरी डिबेट पे इस तरह की बातचीत का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। कैसे एडवोकेट हैं? अजय जी, मैंने क्लियर कर दिया इस बात को, इस तरह की बातचीत कोई किसी के नेता के लिए नहीं बोलेगा, सम्मानजनक रूप से बात होगी। बोलिए राजीव। मीनाक्षी जी, आपने कोर्ट की ऐसा ट्वीट कर दिया तो मेरी मजबूरी बन गई इस तरीके की टिप्पणी देना। एनीवे, मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि यमन से जो भारतीय नागरिक है, भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, मुहिम का एक केवल रशिया नहीं, यूक्रेन नहीं, अब तो पोलैंड भी आ गया। पोलैंड ने भी कह दिया है कि हम जो भी भारतीय नागरिक है उनको बिना वीजा के अपनी देश के अंदर एंट्री देंगे। ये हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जो हमारे विदेश मंत्रालय की पॉलिसी है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है। और ये कोई पहली बार नहीं लिया। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर, अरे हम तो गुरु ग्रंथ साहब तक को लेके आए, गुरु ग्रंथ साहब तक को भी हमने छोड़ा था। हमने कहा था कि हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो भी वापस। उनकी आपत्ति इस बात पर है कि इस बयान को चुनावी रैली से क्यों दिया जा रहा है, इस बात पर आपत्ति है। देखिए, आपने इस बात पर आप तब कह सकते हैं जब आपने ट्वीट ना किया, फिर आप मुझसे बोलेंगे प्रयोग करिए, ये इस भाषा का यूज मत करिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आपने ट्वीट ही ऐसा कोट कर दिया, आप किसी और नेता का नाम लेते हैं, हो सकता है कांग्रेस के किसी अच्छे नेता का नाम लेते तो मैं आपसे अलग तरीके की डिबेट करता, मैं टेक्निकल डिबेट करता। अब आपने नाम ही ऐसा दे दिया, ट्वीट भी दिखा दिया ऊपर से, और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि वो तो मजाक करे और मैं गंभीरता के साथ डिबेट करूं।
तो मैं भी वही डिबेट करूंगा जिस तरीके के ट्वीट आए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा मिस्टर कि जेटली, आपका जो हमारी स्तर जो है वो पॉलिसी स्तर रही है, नहीं तो डिबेट तो मैं सम्मान दे रहा हूँ आपसे, आप के नेताओं को सम्मान दे रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं को सम्मान दे रहा हूँ मैं। राजीव जी, अब जरूरी उनका नहीं है सवाल कि ये है, एक एक सेकंड नहीं रुकिए। राजीव जी, उनका सवाल ये है कि ये बेहद संवेदनशील गंभीर मुद्दा है, चुनावी रैली से क्यों बताया जा रहा है? विदेश मंत्रालय उस पर बात करेगा, आपसे थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या करने वाला होगा, भाषण में तो विदेश मंत्रालय बताएगा, लेकिन उसका एक ऑफिशियल चैनल होगा ना उस बातचीत का। चुनावी रैली से बयान क्यों दिया जा रहा है? देखिए, हमारे देश के अंदर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो राजनीतिक पार्टियों से चलती है, और राजनीतिक पार्टियों को जनता चुनती है, और जनता के अगर बच्चे किसी देश में फंसे होते हैं और उसके ऊपर कोई भी नेता, रशिया से भी, यूक्रेन से भी मिला है और पोलैंड से भी मिला है, और दुनिया की सभी ताकतें भारत के साथ खड़ी, और देश के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से इस बारे में ठीक है सर। पर्सनल हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर जी भी इस वक्त बातचीत में जुड़े हुए हैं। संदीप थापर जी, देखिए, जो ये मसला है पूरा भारतीय छात्रों को वापस लाने का, ये सरकार की प्राथमिकता अभी है, और देशवासियों को भी जबरदस्त चिंता है, खासतौर पर वो परिजन जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं। जब ये चुनावी चर्चा हो रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री ने अगर ये बयान दिया है तो इस पर विपक्ष की आपत्ति सही है? देखिए, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं ये पॉलिटिकल इशू पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एक देश का फर्ज है, जब लड़ाई के मैदान में आपके लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स या दूसरे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाना। जैसे अभी लाया गया है, इससे पहले अफगानिस्तान से भी लाया गया था, उससे पहले इराक, कुवैत से भी लाया गया था। कुवैत से तो 1.5-2 लाख लोग को लाए थे जो भी सरकार थी उस टाइम। तो ये फर्ज है गवर्नमेंट ऑफ द डे का, और गवर्नमेंट डेफिनेटली क्रेडिट लेगी। ऑपोजिशन का काम है कि उसके ऊपर टिप्पणी करना। अब आप अमेरिका में ही देख लीजिए, ट्रंप अब बाइडेन को बोल रहा है कि इसकी पॉलिसी गलत है, और ये क्योंकि वो कह रहा है मेरे टाइम में होता तो ये ना होता। तो ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को सर थापर सर, मैं एक पॉइंट आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष, अभी जब अजय जी यहाँ पैनल पर बैठे हैं, उन्होंने एक बात ये भी कही कि यही कदम जो छात्रों को वापस लाने का उठाया गया, ये थोड़ा और पहले उठाना चाहिए था। 15-16 तारीख के आसपास भी ये कदम उठाए जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति थी उस समय? देखिए, किसी को उम्मीद नहीं थी, यूक्रेन को खुद उम्मीद नहीं थी कि रशिया अटैक करेगा, और सब यही सोच रहे थे कि पुतिन डरा धमका के अपना प्रेशर डाल के अपना टारगेट अचीव कर लेगा, एम अचीव कर लेगा, लेकिन नहीं हुआ। उसने अटैक किया तो सब सकपका गए, सब हैरान हो गए। तो 3-4 दिन लगे हैं सरकार को इसको कंट्रोल में लाने को, या अपना प्लान को। तो मेरे हिसाब से ठीक किया है सरकार ने। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, मैं एक बार उस बड़ी खबर का भी रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और ना ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को सुकून मिला। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी में वो ये स्पीच दे रहे थे। पिंटू यादव जी, प्रधानमंत्री देखिए नाम नहीं लिया है, लेकिन निशाना किस तरफ है ये साफ है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन, जो अपना विजन रखने की कोशिश करते हैं, आने जो चुनाव रैलियों में बोलने की कोशिश करते हैं, धरातल पे जो विभाग उनके हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय रहे हो, चाहे विदेश मंत्रालय रहे हो, उससे इतर बात करते हैं। ऑफिशियल बयान कुछ और रहते हैं और इनके चुनावी रैली बयान जो कुछ और रहते हैं। ये बच्चों को लाना तब शुरू किया जब वो बच्चे वीडियो वायरल करके चिल्लाने लगे कि हमें भारत सरकार मदद नहीं कर रही है, देश और विदेश में भाजपा सरकार की बदनामी होने लगी, भारत देश की बदनामी होने लगी। तब ये इन्होंने कदम उठाया, और कदम ये विपक्ष के दबाव पर, जो विपक्ष के लोग और जो उनके माता पिता बयान नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकेंड थोड़ा सा हम जरा गंभीरता से इस मसले को डील करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं आते तो भारत सरकार उन बच्चों को वापस लेकर ही नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल अमानवीय है, वापस लेकर नहीं आती, ये कह रहे हैं आप? पिंटू यादव जी, देखिए जो भी बात हम कह रहे हैं ना, लोग सुनते हैं घरों में बैठकर, वो भी समझते हैं घटना की गंभीरता को। आप अपनी सरकार पर इतना भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कि वहां बच्चे अगर फंसे हुए हैं तो सरकार की भी प्राथमिकता में है कि उनको लाया जाए। हम कह रहे हैं जब सरकार अब तब कहाँ थी, जब वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग फंसे हुए थे, उससे पहले ही किया जा सकता था। ये उससे पहले ही लोगों को लाया जा सकता था जो फंसे हुए हैं, और संख्या 200-300 की है, उसको हजारों में बताया जा रहा है। ये पूरी तरह से
एकदम पूरी तरह से निंदनीय है। आप अपने देश के नागरिक को ला रहे हैं और इतने पैसे वसूले जा रहे हैं जो देखिए वीडियो वायरल हुई तो निजीकरण का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। 25,000 का 50,000 कर दिया गया। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो एकदम पूरी तरह से निंदनीय है। इसमें क्या किया राजीव जी, भाजपा वाले ही उनके आरोप गंभीर है आपके ऊपर, लेकिन जिस तरह का शक वो जाहिर कर रहे हैं, ये शक जाहिर करने की वजह क्या है उनके पास? उन्होंने कहा वीडियो वायरल हो रहे हैं और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि वायरल हो रहे हैं, इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। बहुत बड़े अभी ऐसे वीडियो निकल करके आए हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स तक के अंदर, कुछ चैनल्स के अंदर भी फेक वीडियोस दिखाए गए हैं। उसमें दिखाया गया है किस तरीके से एम्बेसी से बाहर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको बाहर जगह नहीं। फेक वीडियो देश के प्रधानमंत्री चले हुए हैं, प्रमाण देते कोई भी जो भारतीय नागरिक है, कोई भी भारतीय नागरिक है, उससे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, भारत के खर्चे के ऊपर उनको वापस लेके आया जाएगा। और ये आश्वासन देश के प्रधानमंत्री ने दिया। और वो जो लोग अब मूव कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत नहीं आना चाहते हैं, फिलहाल वो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में जाना चाहते हैं। देखिए आप डिप्लोमेटिक स्तर पे इतना बड़ा एक्शन, अब मैं तीसरी बार कोट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि पोलैंड ने जिस तरीके की परमिशन दी है, ऐसी परमिशन किसी देश से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बिना वीजा के वो अपने देश के अंदर किसी को एंट्री दे दे। अगर ये इनिशिएटिव भी हमारी सरकार ने लिया है तो ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके के हालात पैदा हुए थे, हवाई जहाज की छतों के ऊपर लोग टायर के ऊपर लटक करके वहां से निकलने की कोशिश करते, और ऐसे में एक भी भारतीय नागरिक अफगानिस्तान के अंदर नहीं रहा था। यमन के अंदर देखिए, आप देखिए कोई भी देश क्यों ना हो, हमारे इनिशिएटिव तो दुनिया भर के अंदर काबिल तारीफ रहे हैं, दुनिया ने हमारी तारीफ करी है। अजय जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अजय जी। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, बोलिए अजय। मीनाक्षी जी, 27 तो यूरोपियन कंट्री हैं, 2 पश्चिम अमेरिकन और 1 और कंट्री, 30 मेंबर है नाटो के। नाटो का जब दबाव पोलैंड पे पड़ा, चूंकि रशिया के खिलाफ नाटो शुरू से ही था, वो चाहता था अमेरिका बैग से हाथ रखकर, ये पूरे देश ने देखा था। तो ये पोलैंड ने कोई एहसान भारत पे नहीं कराया, बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई एहसान नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई देश पर एहसान नहीं है, कूटनीति नहीं है। जब उनसे बात करी गई तो प्रधानमंत्री को तो स्पष्ट रुख रखना चाहिए था, लेकिन ना उन्होंने इधर रखा ना उधर करा। लेकिन चलो ये तो इनकी नीति है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने देश में भी ये शिक्षा और मेडिकल होना चाहिए। अरे प्राइवेटाइजेशन में आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 20-20 लाख रुपए एक साल की फीस लेके 1 करोड़ रुपए ज्यादा से मेडिकल इंजीनियर कराते हैं, और वहां गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के हिंदुस्तान के लोग 20 लाख रुपए में जाना आना रहना खाना और डिग्री करके चले आते हैं 4 साल की। तो कितनी असमानता है, क्योंकि भारत 4 लोगों में, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको ट्विटर पे डाल के जो लिए जाते हैं इस देश के अंदर बड़ी व्यवस्था है। आपके बीच में मैं नहीं बोला था। व्यवस्था के अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बच्चे पढ़ने, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे आपके पढ़ाई लिखाई पे डाउट है। मेरी बात सुनिए। नहीं सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, मुझे टाइम मेरा कीमत है। ठीक है अजय जी कंप्लीट करिए, फिर राजीव जी बोलेंगे। हाँ, मेरे अपने टाइम पे बोल लीजिए। एक सेकंड राजीव जी, मुझे 1 सेकंड। अजय जी आप कंप्लीट करिए, फिर राजीव जी रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, ये कोर्ट में बहस नहीं हो रही। देखिए, तो हमारा मकसद ये है, निजीकरण का नुकसान। भारत को 4 देशों में रेल प्राइवेट, जहाज प्राइवेट, नवरत्न कंपनी प्राइवेट, निकट भविष्य का फ्यूचर देख रहा है। जो यूक्रेन में आपने देखा ना, अभी हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में क्या उम्मीद होगी अगर इस तरह की भयावह तस्वीर उठती है तो। और जो सुगबुगाहट विश्व युद्ध की है, जो ये सुगबुगाहट विश्व युद्ध की है, आखिर किस तरह से मैं कैसे यकीन कर लूं, एक शेर सुन लीजिए, कि मैं कैसे यकीन कर लूं, वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि चुनावी मोड से निकलकर देश हित के मोड में आ जाएं। देश हित के मोड में, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सत्ता आती है चली जाती है, लोग जिसे चुनेंगे चुन लेंगे, ईवीएम में आप अंदर मत घुसिए। मैं आपकी बात सुन ली सर मैंने। 1 सेकंड यहाँ पे थापर साहब को लेकर आइए जरा। थापर साहब देखिए, मेरी चिंता इस बात पर है कि एक यूक्रेन जैसे संकट की बात हो रही है, जहां पर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है, जो लोग युद्ध के मैदान में हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जिनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या आपको लग रहा है कि देश के भीतर, भारत के भीतर जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो संजीदगी की कुछ कमी है, या हम संकट किस स्तर का है उसको एक्चुअल समझ पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एक तो इलेक्शन का टाइम है, तो हर एक चीज को मैग्नाइज किया जा रहा है दोनों साइड से। अनलेस आपका कोई निजी रिश्तेदार वहां हो जो पढ़ रहा हो, तो पीड़ा थोड़ी ज्यादा होती है, पता चलता है कि क्या है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि गलत बात हो रही है। सरकार ने कोशिश की, पहले दिन जब लड़ाई, 4 दिन, चौथा दिन है लड़ाई का, पहले दिन ही
सरकार ने एक हवाई जहाज भेजा था, एक इवैक्यूएशन हुआ था, दूसरे में क्योंकि एयर स्पेस एंट्री अलाउड नहीं थी तो वो वापस आ गया था रास्ते से। और उसके बाद दूसरे मुल्कों से थोड़ा टाइम लगता है, 24-48 घंटे लगते हैं कोऑर्डिनेट करने में। इतना टाइम स्टूडेंट्स को भी लगा होगा बॉर्डर क्रॉस करके वहां आने में या उनको एम्बेसी को ऑर्गेनाइज करके ले जाने में। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने डिले किया है। एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतने देश इन्वॉल्व होते हैं, MEA उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ओवरऑल अगर हम बगैर किसी कैजुअलिटी के अपने स्टूडेंट्स को ले आए, चाहे उसमें 4-7 दिन लग जाएं, तो मेरे ख्याल से अच्छी अचीवमेंट होगी और उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना। थापर साहब, एक बात मुझे और बताइए, क्योंकि पोलैंड का यहाँ पर जिक्र आया कि पोलैंड वीजा के बगैर भारतीयों को आने दे रहा है, क्या आप इसे कूटनीतिक स्तर पर एक अच्छा, एक बेहतर कदम मानते हैं, या आपको लग रहा है कि युद्ध काल में पोलैंड ने बड़ा दिल दिखाते हुए कदम उठाया? दोनों चीजें पोलैंड ने भी बड़ा दिल दिखाया है और MEA लेवल पे भी, डिप्लोमेट लेवल पे भी जरूर कोऑर्डिनेशन हुआ होगा। उसके बगैर ऐसे नहीं होता कि आप इतने स्टूडेंट्स को एक हवाई जहाज उड़ा के ले जाके लैंड करा के कोऑर्डिनेट करके ले आए। तो दोनों तरफ से पोलैंड का भी लार्ज हार्टेडनेस है और कूटनीतिक सफलता भी है। ठीक है अजय जी और पिंटू जी, मुझे लगता है कि शायद जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी बात को आपने ध्यान से सुना होगा। कुछ आश्वस्त अजय जी आप यहाँ पर होते हैं उन आरोपों के बीच जो आप अभी सरकार पर लगा रहे थे, और ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूं कि ये एक बड़ा संकट है जिसमें विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए, विरोध का आधार भी होना चाहिए। और आप तो खुद सरकार में, कांग्रेस पार्टी तो खुद सरकार में रही है, ऐसे संकट तो आपने बीजेपी से ज्यादा देखे हैं। इनकी थापर साहब की राय है, बड़े अच्छे विशेषज्ञ हैं, राय है। आप परिस्थिति देखिए, डिजास्टर में और वार में हर चीज संभव है। डिजास्टर में, वार में भी फायदा भी और नुकसान भी, कूटनीति भी और राजनीति भी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले हैं, बीजेपी के नेता बाद में है। चुनाव बाद में है, देश पहले है, देश हित पहले है, राष्ट्र हित पहले है। उसका पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं मंच से? आज इसका मतलब आपकी स्थिति बहुत खराब है मंच से नाम ले लेकर। ठीक है, आपका पॉइंट नोट किया मैंने। राजीव जी। नहीं, हम तो देश की जनता के साथ संवाद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई राजनीतिक पार्टी हमारे और देश की जनता के बीच के संवाद में मजाकिया तरीके से अपने टिप्पणियां करें। ये उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। अरे किस चीज के एक्शन की बात कर रहे हैं? हम तो डिफेंस करना, हम तो डिफेंस में हैं। हम तो बताते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में किसी तरीके से समझौता हो जाए, दोनों देश की लड़ाई से बाहर आ जाए, दोनों देशों के अंदर अच्छे संबंध पैदा हो जाए। हम तो इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बीच में इस तरीके की जब टिप्पणियां आती है तो उसका जवाब वाजिब है कि बनता भी है देना है। और वो जवाब अगर आप कहते हैं कि सार्केस्टिक वे में ना दिया जाए, उसको गंभीरता से लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफ से आपको मजाक। इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त की 10 हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। वाराणसी में पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा घोर परिवारवादी ने काशी में मेरी मृत्यु की कामना की। उनके बयान से मेरे मन को सुकून मिला, इसका मतलब मेरी मृत्यु तक काशी और लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी नहीं है। क्या वो अमेरिका, जब वो ट्रंप, जब अब की बार ट्रंप सरकार करते हैं और 300 करोड़ की इवेंट मैनेजमेंट होता है और जाके कमला हैरिस को हराने के प्रचार करते हैं नहीं, लेकिन अजय जी क्या आप सरकार को इस स्तर पर भी क्रिटिसाइज करेंगे कि अगर देश के लिहाज से एक फैसला लिया जा रहा है और अभी अगर साइड लेना किसी की भारत के हित में नहीं है तो भी सिर्फ साइड लेने के लिए साइड ली जाए? जी नहीं, ये तो बहुत बड़े फैसले होते हैं ना, इनको छोटे चश्मे से तो नहीं देखा जा सकता ना अजय जी। नहीं, आप देखिए 1900, आप भारत के संबंध रशिया से 1900 जब से देश आजाद हुआ है तब से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। दो ही विश्व महाशक्तियां थी, रशिया और अमेरिका। भारत के संबंध, भारत आज चाइना और पाकिस्तान रशिया के करीब पहुंच गया है, जो कभी था नहीं उनके करीब में। और हम जो सबसे बढ़िया उसके दोस्त थे, और हम जब उससे अपने हमारे रक्षा सौदे जितने होते थे रशिया से होते थे, आज हम किसी स्टेज में हैं। तो इन सारी, ये विदेश नीति अच्छी है कि हमारी तुलना विदेशों में छोटी छोटी कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से और वहां की प्रति व्यक्ति आय से होने लगी है। पहले हमारी तुलना ग्रेट ब्रिटेन, पहले हमारी तुलना अमेरिका, आप भी इसमें अपना कुछ पॉइंट जोड़िए, फिर मैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए थापर जी के पास जाऊंगी। यस, जैसे भाजपा के मित्र ने कहा कि ये जो कूटनीति है ये देश के लिए बड़ी अच्छी है, जो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में जो मोदी जी ने ही किया 2014 के बाद एकदम पूरी तरह से
ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद ही देश में इस तरह के बदलाव हुए हैं, इससे पहले नहीं हुए थे। इससे मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि ऐसे बहुत से काम भारतीय सेना ने जो हमारी वीरता का काम किया है, जिससे कोई जोड़ नहीं है। और भारतीय सेना हमारे देश की विदेश नीति ये पूरी तरह से सक्षम है, और इस पे पूरी तरह से मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की बात है। ठीक है, बातचीत के अब अंतिम पड़ाव में हम मौजूद हैं। थापर जी, मैं चाहूंगी कि एक बड़ी तस्वीर की हम कम से कम बात करें। जितने लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने हर पक्ष की और हर विपक्षी दल की, जो सत्ताधारी दल है, उनकी बात सुन ली। लेकिन जब बात साइड लेने की आती है या कोई एक पक्ष चुनने की बात आती है, क्या भारत के लिए अभी वो समय आया है कि वो भी किसी एक गुट में शामिल हो जाए या किसी एक पक्ष के साथ आगे बढ़ने लगे? खासतौर पर तब जबकि आपको रूस और अमेरिका जैसे देश आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। वेलकम टू लॉटो लैंड, और ये कल रात के पावरबॉल विनिंग नंबर्स 48, 32, 36, 64.